नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चर्चा तो आज करेंगे बीजेपी के मिशन साउथ की, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट में नोट के बदले वोट पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले को पलट दिया है। विशेषाधिकार के तहत केस से छूट नहीं, सदन में घूस लेकर वोट देने पर राहत नहीं, पुराने फैसले से हम सहमत नहीं है, यह सीजेआई ने कहा है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 7 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। नोट के बदले वोट मामले पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 1998 का फैसला पलट दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि विशेषाधिकार के तहत केस से छूट नहीं मिल सकती है, सदन में घूस लेकर वोट देने पर राहत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में नोट के बदले वोट पर सुनवाई हुई और एक बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। 7 जजों की पीठ ने सुनवाई की और विशेषाधिकार के तहत केस से छूट नहीं मिलेगी, यह साफ कर दिया। तो अब चलिए बात करते हैं बीजेपी के मिशन साउथ की। पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए मिशन 370 का लक्ष्य तय किया है और एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रखा है। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में बीजेपी का प्रदर्शन 2019 के चुनाव में बेहतर रहा था, लेकिन इस बार पीएम मोदी और बीजेपी का खासा फोकस दक्षिण भारत के राज्यों पर है। दक्षिण भारत में लोकसभा की 132 सीटें आती हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने दक्षिण भारत की 132 सीटों में से महज 29 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन कर्नाटक में था। दूसरी बार केंद्र में 303 सीटों के साथ बहुमत की सरकार बनाई थी। इस बार बीजेपी का लक्ष्य बड़ा है। पीएम मोदी ने पार्टी के लिए जहां 370 का टारगेट तय किया है, तो वहीं एनडीए के लिए मिशन 400 का लक्ष्य है। मिशन 370 को लेकर बीजेपी को तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में अपना प्रदर्शन बेहतर करना होगा। कर्नाटक में 2019 के चुनाव में भी बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। पीएम मोदी हाल के दिनों में कई बार दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर चुके हैं। उनकी कई तस्वीरें काफी वायरल भी हुई हैं, चाहे सी बीच पर सफाई करते हुए हो या फिर मंदिर में पूजा करते हुए। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के जरिए दोनों राज्यों की संस्कृति को आपस में जोड़ने का सार्थक प्रयास भी किया है। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। पीएम मोदी ने काशी से तमिलनाडु को साधने की कोशिश की। कर्नाटक में इस बार कांग्रेस की सरकार है, जहां बीजेपी को 2019 की तरह अपने प्रदर्शन को दोहराने की बहुत बड़ी चुनौती है। तेलंगाना की बात करें तो 2019 में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। इस बार तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। साल 2024 में पीएम मोदी 4 बार दक्षिण भारत का दौरा कर चुके हैं। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पर उनका विशेष तौर पर फोकस रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पीएम मोदी के मिशन 370 के लक्ष्य में दक्षिण भारत से कितनी सीटें मिल पाती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो पीएम मोदी का मिशन साउथ कितना कारगर साबित होगा। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। एक बड़ा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ होगा। तो चलिए सबसे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं अनामिका जी। बहुत स्वागत अनामिका जी आपका। साथ ही हमारे साथ निपुंज जी जुड़ रहे हैं। निपुंज जी बहुत स्वागत आपका। संदीप चौधरी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी बहुत स्वागत आपका। साथ ही कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के गोपाल कृष्ण जी होंगे, थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत अनामिका जी आपसे करूंगा। 400 का लक्ष्य तो आपने तय कर लिया और अपने लिए 370 का लक्ष्य तो तय कर लिया, लेकिन बिना दक्षिण को साधे यह संभव लग नहीं रहा। मिशन साउथ में कितनी सफलता मिलती दिख रही है इस बार?
बहुत ताकत से अपनी जड़ों को गहरे तक जड़ से पकड़े हुए और उसको हमेशा पल्लवित करता रहा है। दक्षिण भारत हमारे देश का वो। तो निसंदेह जो भारतीय राजनीति में भारतीय जनमानस के हृदय में वास करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दक्षिण भारत की तरफ रुख करते हैं, तो मानकर चलिए कि वहाँ की हर नागरिक के हृदय में वो अपनी जगह बनाएंगे। और वो इसलिए नहीं बनाएंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या वो नायक हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके रूप में जनता एक ऐसे, देखिए दक्षिण भारत जो है वो संस्कृति का भाग है। उसने अपनी संस्कृति को जिस तरह से सहेज के और समेट के रखा है भारतीय संस्कृति को, तो जब वहाँ के लोग ये देखेंगे कि कैसा नायक उनके मध्य में आता है जो भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरातल पर खड़ा होकर देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने की बात करता है और विश्व की एक ताकत बनाने की बात करता है, तो निसंदेह मुझे पूरा विश्वास है। मैं मजबूती से आपके चैनल से कहना चाहती हूँ कि दक्षिण भारत का बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर व्यक्ति उनके साथ खड़ा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्र निर्माण में दक्षिण भारत के लोग अपनी भूमिका निभाएंगे और हम बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर सकेंगे। कैसे? क्योंकि देखिए केरल जहां अभी बीजेपी का खाता नहीं खुला, तमिलनाडु में स्थिति ज्यादा कुछ बेहतर है नहीं, आंध्र प्रदेश में ज्यादा कुछ स्थिति बेहतर है नहीं, तेलंगाना में पिछली बार आपने 4 सीट जीता था और कर्नाटक में आपने बहुत अच्छा किया था। तो कर्नाटक और तेलंगाना के भरोसे तो ये संभव नहीं होगा। अभिषेक जी, मैंने आपसे कहा कि कभी तो ये संभव हमें कहीं भी नहीं लगता। जो हमारे पास 2 सीटें थी, हाँ। तभी हमें संभव नहीं लगता था, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, वो सतत कार्य करने की, परिश्रम करने की और व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण करने की हमारी विचारधारा है और प्रवृत्ति है। परिणाम की चिंता किए बिना हमेशा कार्य में लगे रहना हमें ऐसा बताया गया है। अटल जी कहा करते थे कि सरकारें रहें या न रहें, ये राष्ट्र रहना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी उसी विचारधारा के तहत कार्य करती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से आज वो हृदय में वास करते हैं, सिर्फ भारतवर्ष के नहीं, विश्व के एक नायक के रूप में उभरे हैं, आप देख रहे हैं। तो उसमें चीजें बदल जाएंगी कितनी तेजी से, वो तमिलनाडु की बात हो या फिर केरल की बात हो। केरल में लंबे समय से एक तथाकथित संप्रदाय को खुश करने के लिए, उनके तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस या दूसरे लोग काम करते रहे, तो वहां भी जो वैसे लोग हैं जो राष्ट्रवादी हैं और भारत के साथ विकास के रथ में अपने पहिए की तरह अपना योगदान देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वैसे लोग खड़े होंगे और आप बदलाव देखेंगे। कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस की बात भी करेगी। हमारे पास इतनी सीट होंगी तो 400 के प्लस भी हम करेंगे, और वो आप अभिषेक जी, मैं आपके स्टूडियो में बैठ के आपसे फिर बात। ठीक है निपुण जी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमने पिछले कुछ वक्त में देखा है कि लगातार दक्षिण का दौरा रहा है। हमने देखा था कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले कैसे वो रामेश्वरम तक गए और बाकी कई मंदिरों में वो गए और दर्शन किया, पूजन किया। उसके बाद से भी दक्षिण का दौरा जारी है। आपके अनुसार मैं समझना चाहूंगा कि दक्षिण में कितनी सफलता बीजेपी को मिलती इस बार दिख रही है। प्रधानमंत्री का प्रयास तो पूरा है, लेकिन बीजेपी को सफलता कितनी जमीन पर आप देख रहे हैं कि मिल रही है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि बीजेपी की अगर हम बात करते हैं, देखिए आपने खुद ही कहा कर्नाटक में रिजल्ट उनका अच्छा रहा, रेस्पॉन्स अच्छा रहा। अब बीजेपी की पूरी कोशिश है कि आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, वहां पर उनका प्रदर्शन अच्छा रहे। केरल में भी अगर आप सभी सीटों की बात करते हैं, केरल में आप देखें करीब 20 सीटें हैं। 20 सीटों में 2 सीटों के ऊपर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा। सेकंड नंबर की पार्टी रही थी बीजेपी। तो हम ये देखें तो बीजेपी का अगर देखते हैं तो कई जगह, अब आप देखिए कि थोड़ा सा मैं इसको एक एग्जाम्पल आपको 2-4 दूं। देखिए 2014 में जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी तो बीजेपी का जो पूरा फोकस था वो उत्तर और पश्चिम की ओर था। 2019 में हम बात करें तो पूर्वी भारत की ओर था, लेकिन 2024 अगर हम बात करें तो दक्षिण की ओर है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। बीजेपी जो लगातार प्रयास कर रही है, तो 2 मुद्दे मेनली लेकर चल रही है। एक तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और दूसरा मुद्दा लेकर चल रही है बीजेपी कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ साथ हम बात करेंगे डबल इंजन की सरकार की। अभी आपने रामलला जी का जिक्र किया, अयोध्या का आपने जिक्र किया, तो आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत के बहुत सारे जो कार्यकर्ता बीजेपी के हैं या बीजेपी के जो कार्यकर्ता भी नहीं है, उनको रामलला दर्शन कराने के लिए उसका मकसद दो, एक तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ना और दूसरा ये दिखाना कि डबल इंजन सरकार के क्या बेनिफिट होते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें या और राज्यों की बात करें, खास तौर से उत्तर प्रदेश की। तो बीजेपी लगातार पूरी स्ट्रेटजी बनाकर जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इसमें आप देखिए जो वाराणसी आपने जिक्र भी किया था कि काशी तमिल संगम, इसकी शुरुआत की। और देखिए तमिलनाडु एक वो राज्य है जहां पर हमेशा ये बात लगती थी कि तमिल 70 के दशक में नारे याद हैं, 70 के दशक में नारे लगते थे कि तमिलनाडु तमिल वालों के लिए और हिंदुस्तान हिंदी वालों के लिए। अगर तमिलनाडु को हम लोग कल्चरली अटैच करते हैं और क्या कहते हैं कि तमिल और संस्कृत
दोनों एक दूसरे की क्या साझा, एक दूसरे की मौसेरी बहन है। इस प्रकार की जो बातें, ये बातें आम जनता को बिल्कुल सीधा हिट करती हैं। तो ये और वो वोट उनको में टारगेट कन्वर्ट होती दिख रही, वोट में ये कन्वर्ट होती दिखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि वोट में बहुत ज्यादा कन्वर्जन होगा, लेकिन ये निश्चित है कि बीजेपी का प्रदर्शन, आप देखिए साउथ की अगर हम बात करते हैं 131 सीटें हैं और मुझे लगता है बीजेपी जो है 84 सीटों पर फोकस कर रही है। फोकस है कि 60 के आसपास उनकी सीटें रहे, लेकिन मैं मानता हूँ 60 तो नहीं आ पाएंगी, पर 40 के आसपास रहनी चाहिए, क्योंकि कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश में बात करें टीडीपी जो तेलुगु देशम पार्टी है उसके साथ में बात करें तो बहुत सारे, इसके अलावा बहुत सारा फोकस कैसे नरसिंह राव जी को, स्वामीनाथन जी को, बहुत सारे साउथ इंडिया के अगर आप कलाकारों को देखेंगे, आपने अगर गौर किया हो, जब भी मोदी जी वहां पर विजिट करने के लिए जा रहे थे तो साउथ के जितने भी आपके कलाकार हैं वो सब मोदी जी का वेलकम कर रहे थे। तो ये बहुत सारे मैसेज है जनता को मैसेज देने का कि देखो हमारे साथ क्या है, ठीक है, जो जिनको आप फॉलो करते हो। जो एक कहते हैं ना दक्षिण और उत्तर का जो गैप रहा है, उस गैप को पाटने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। संदीप जी, एक गैप हमने अपने जीवन काल में देखा है कि किस तरीके से दक्षिण भारत और उत्तर भारत करके एक गैप बीच में रहा है। उस गैप को पाटने में आपको लग रहा है कि 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफल होते दिख रहे हैं और बीजेपी को उसका लाभ मिलता दिख रहा है? The person you are नहीं हो सकता, 70 तो जोर से साल हो जाता। तो आप देखिए कुछ समय में ये चीजें सुनाई दे तो बीजेपी आसाम नहीं हो सकती, बिहार मजबूत हो, एक वक्त का हजारों जा सकती। बीजेपी ने सब दो रखते हैं। आज तारीख में बीजेपी का जो साथ है 400 पार जरूर है कि, और मैं आपको तो 32 चाहिए जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत का जो माहौल है ज्यादा अच्छा माहौल साउथ में बना सकते, क्योंकि साउथ में जो हिंदू वोट बैंक है, आप वोट बैंक है तो बहुत ज्यादा धार्मिक होता है। आप देखते हमारे बड़े बड़े भाषा के केंद्र साउथ में, तो जिस तरीके से भारत पूजा पाठ से कनेक्ट करना, जैसे आपने आसाम या नॉर्थ ईस्ट जिस तरीके से तो मुझे लगता है आज कह रही है चर्चा इसलिए आज करते हैं, लेकिन बहुत पहले से। ठीक है संदीप जी, ऑडियो की भी कुछ समस्या आ रही है, ऑडियो की भी कुछ समस्या आ रही है आपके साथ, उसे दुरुस्त करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं बीजेपी के मिशन दक्षिण की, और इस बार क्या दक्षिण में बीजेपी को उस तरीके की सफलता मिलती दिख रही है जैसी सफलता उत्तर भारत में, खास करके हिंदी पट्टी क्षेत्रों में बीजेपी ने हासिल की है 14 और 19 में। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल कृष्ण भी जुड़ गए। गोपाल जी, बहुत स्वागत आपका। संदीप जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप बोल रहे थे, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं गोपाल जी के पास जाता हूं। अभी देखिए मैं यही कह रहा था कि जिस तरीके से ने अपने आप को नॉर्थ में मजबूत किया है, असम है, बिहार में मजबूत है, बंगाल में मजबूत है, जिस तरीके से अब साउथ से बात है आज दिखाई दे रहा है कि बता रहे हैं जब तो नीचे लेवल काफी समय से जमीन तैयार करते हैं, और मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत अच्छा करने जा रही है, और इनका तो 400 पार बनाना है। ठीक है गोपाल, ठीक है संदीप जी, आता हूं फिर से आपके पास। गोपाल जी, आपके पास आ रहा हूं। समझना ये चाहेंगे गोपाल जी कि बीजेपी ने कांग्रेस के लिए उत्तर भारत में, खास करके हिंदी पट्टी क्षेत्रों में बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, जहां आप वर्तमान स्थिति में नेक टू नेक फाइट करने की स्थिति में पार्टी खुद विचार कर रही होगी कितना दिख रही है, लेकिन दक्षिण भारत में भी अब बीजेपी एंटर कर रही है। तेलंगाना में बेहतर किया था पिछले चुनाव में, कर्नाटक में बहुत अच्छा किया था, अब इस बार तेलंगाना में आपकी सरकार है। बाकी अगर दक्षिण में बीजेपी एंटर कर गई, फिर कांग्रेस के लिए जो बीजेपी कहती है कांग्रेस मुक्त भारत, स्थिति वैसी आ जाएगी।
सबसे पहले हर्ष जी आपको नमस्कार और उपस्थित अभिषेक सभी प्रवक्तागण को अभिषेक बोल रहा है। या अभिषेक जी आपको नमस्कार और उपस्थित सभी प्रवक्तागण को नमस्कार। मुझे काफी पहले तो मेरा कहना क्या है कि क्या कहें, अब हम प्रधानमंत्री की हालत और दयनीय हालत पर आप लोग अपडेटेड रहिए थोड़ा। मैं तो पटना से बोल रहा हूं और कल की गांधी मैदान की एक रैली थी, जरा उसका एक फोटो आप शेयर कर दीजिए, मेरा निवेदन है आप लोगों से। आधे घंटे पहले सर हमने खबर चलाई जी, निश्चिंत तो रहिए जो उस चीज ये के लिए, लोग और सोच कल रहे हैं, पूरी रैली भी दिखाई, ये लोग निश्चिंत रहिए सर। जो ये लोग सोच रहे हैं कि यूपी और बिहार उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो उनका नशा टूटने के लिए कल का तस्वीर काफी है। और रह गया दक्षिण भारत का कहानी, 6 महीना पहले एआईडीएमके ने आपसे गठबंधन तोड़ लिया बीजेपी से और पटाखे छोड़कर खुशियां मनाई कि बीजेपी ऐसे अछूत जो दक्षिण भारत के लिए अछूत बन गया है, उसका खिस्सा खत्म हो गया तमिलनाडु में। इन्होंने बहुत कोशिश किया, बहुत बड़े स्टार है माननीय श्री रजनीकांत जी, उनको ल्यूर करने का, तो वो खुद अपने जीवन को देखा, उन्होंने इनकार कर दिया। एआईडीएमके से टूट गया, चंद्रबाबू नायडू से टूट गया, और कर्नाटक में आपकी कैसी हार नहीं कहिए उसको हैट्रेट कहिए, क्योंकि 60-65 के आसपास बीजेपी है और 140 के आसपास कांग्रेस है, वो हालत हो गई। तेलंगाना में हमारी एक छत्र जीत है। तो ये 2-3 मंदिर में जाकर फोटो खिंचवा लेने से ना, क्या मैं अभी 15 मिनट से देख रहा हूँ, एक ही फोटो को आप रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास मुश्किल से 2-3 फोटो हैं, उसी को आप चला रहे हैं बार बार, फोटो तक नहीं है आपके पास। और कोई अंधभक्त कल मुझे कह रहा था कि मदुरई का मंदिर भी मोदी जी बनाए हैं और रामेश्वरम का मंदिर भी मोदी जी ही बनाए हैं। कल एक मिल गया था मुझे, ऐसा कह रहा था। मैंने कहा ठीक है, जरूर बनाए होंगे। तो इस हालत में वो पहुंच गए हैं, मानसिक दिवालियापन के, मेंटल बैंकरप्सी के स्टेज में प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। और दक्षिण भारत ने जब आपको 10 साल में स्वीकार नहीं किया और आपके झूठे प्रोपेगेंडे में वो नहीं आया, तो आज चुनावी साल में आप चुनावी हिंदू बनकर वहां जो गए हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह आपके और आपके विचार से वाकिफ है, एजुकेटेड। मैं मानता हूं, मेरा ये मानना है कि इस देश को चलाने में, यानी गोपाल कृष्ण जी आपके पास भी मुद्दे नहीं है, आपके पास भी मुद्दे नहीं है। ये मुद्दा ऐसा है, नहीं तो मुद्दा तो आप मुद्दे पे आइए ना। मैदान भर गया। नहीं, एक चीज बताइए, नहीं सर, गांधी मैदान की तस्वीर मैंने भी देखी और गांधी मैदान भर गया, ये सब ठीक है सर, अच्छी बात है भर गया, लेकिन एक चीज मुझे बताइए, आप मुद्दे पे आइए ना। कल आप फिर वही चीज, नहीं मुद्दे पे कहा, कल की रैली को अगर देखिए आप, बेरोजगारी के मुद्दे, आप उसी पे आए। कल जो रैली हुई उसमें एफआईआर भी दर्ज हुआ है, पता ही होगा, एफआईआर भी दर्ज हुआ है। आपके हाथ में है, कर लीजिए एफआईआर दर्ज करने से तो आप भी तो उसी पे आ गए ना, हिंदू मुस्लिम करने लगे कल। ये नहीं, हिंदू मुस्लिम कहा किया हमने, तो रोजगार हमारे आप नेता तो ये बताने लगे कि हिंदू प्रधानमंत्री हिंदू नहीं है। सर वो बताने से बेहतर होता कि जो स्थिति है, जो मुद्दे आप उस पे आते हैं। ठीक है गोपाल जी, मैं फिर से आपके पास आता हूं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इस समय दिल्ली विधानसभा लिए चलते हैं, जहां आतिशी बजट पेश कर रही हैं। अब गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो अपना बिजनेस करेगा और मात्र 1 पीढ़ी में अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल लेगा। अध्यक्ष महोदय, यही असली मायने में राम राज्य है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण था शिक्षा का बजट बढ़ाना। शिक्षा पहले ही दिन से हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और यही कारण है कि 2015 में सरकार आते ही हमने शिक्षा का बजट डबल कर दिया और लगातार 10 बार से कुल बजट का लगभग 1/4 हिस्सा हम शिक्षा पर ही खर्च करते हैं। 2014-15 के बजट में शिक्षा पर व्यय मात्र 6,554 करोड़ था और हमारी सरकार आज 2024-25 के बजट में शिक्षा पर 16,396 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि चाहे 2 रोड या फ्लाईओवर कम बन जाएं, लेकिन शिक्षा के लिए पैसे की कभी कमी नहीं होना चाहिए। और प्रभु श्री राम की ऐसी दिल्ली वासियों पर कृपा रही है कि हमारी सरकार में ना तो कभी शिक्षा के लिए पैसे की कमी रही और ना ही फ्लाईओवर और सड़कें बनाने के लिए पैसों की कमी रही। अध्यक्ष महोदय, आजादी से लेकर 2014-15 तक की सरकारों में
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मात्र 24,000 कमरे ही हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए उपलब्ध थे, लेकिन सिर्फ 9 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 22,711 नए क्लासरूम बनाए हैं। जहां पहले बच्चे जमीन पर बैठते थे, वहीं आज उनकी क्लासरूम में रंग बिरंगे डिजाइनर डेस्क हैं। जहां पहले लैब्स के नाम पर कुछ टूटे फूटे बीकर्स और मकड़ी के जाले होते थे, वहां आज हर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस के लिए अलग अलग अत्याधुनिक लैब है। जहां पहले ब्लैक बोर्ड भी घिस घिस कर सफेद हो गया था, वहीं अब हर स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम है। जिन स्कूलों में सीढ़ियां टूटी हुई मिलती थी, आज वहां बच्चों के लिए शानदार लिफ्ट है। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया है। पहले टीन टप्पर के टेंट वाले स्कूल आज टैलेंट वाले स्कूल में बदल गए हैं। 2015 में हमारी सरकार बनने के बाद पहली बार किसी सरकार ने शिक्षकों को प्राथमिकता दी। केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया कि हम अपने शिक्षकों को भारत और दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं बीजेपी के मिशन दक्षिण की। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। अनामिका जी, अब आपके पास आ रहा हूं। गोपाल जी का तो ये कहना है कि इस बार उत्तर भारत में ही मुश्किलें हैं, दक्षिण भारत तो बीजेपी को स्वीकार ही नहीं करेगी। अभिषेक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी, मैंने गोपाल जी को जिस तरह से बोलते सुना तो मुझे निराशा हुई और मुझे चिंता हुई, परंतु मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। कांग्रेस की जिस तरह की परिपाटी है, जिस तरह की विचारधारा है और जिस तरह की भाषा और शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे थे, उससे मुझे लगा कि कांग्रेस का इतना पतन क्यों हुआ। ये बहुत देखिए कितनी जल्दी धैर्य की इतनी कमी है कि मैंने अपना वाक्य भी पूरा नहीं किया और उन्होंने अपना हैंड रेज किया कि उन्हें बोलना है। तो ये बताता है कि कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण किस तरह का है। सबसे पहले तो ये आवश्यक होता है, इसी तरह जिस तरह इन्होंने पिछले अभी बोलते हुए मजाक उड़ाया था भारतीय जनता पार्टी का, ऐसे ही कभी इनके आकाओं ने भी भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में मजाक उड़ाया था। तो अटल जी ने कहा था कि आज जो हम पर जो हंस रहे, एक समय उन पर दुनिया हंसी। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत में, उत्तर भारत में हमें कितनी मुश्किलें हैं और दक्षिण में हम कहाँ तक जाएंगे, आने वाला समय तय करेगा। और इस देश की करोड़ों करोड़ जो देवतुल्य जनता है, उसका अपमान करना होता है। जो आप इस देश के प्रधानमंत्री का आप अपमान कर रहे होते हैं, तो मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी भाई साहब, आप गोपाल जी, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं करें। संवैधानिक पद पर आसीन इस देश के प्रधानमंत्री का अपमान, जिस तरह मानसिक दिवालियापन और जिस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वही व्यक्ति है जिसके कारण यूक्रेन से पाकिस्तान के लोगों को भी भारत का तिरंगे को वो सम्मान मिल रहा है। कृपया आप बहुत अच्छी भाषा में भी अपनी बात को कह सकते हैं, अच्छे शब्दों का चयन कर सकते हैं, परंतु चूंकि आप गए हैं आप लोग कांग्रेस के पतन से, और ये तय है कि कांग्रेस अपने विनाश की बिल्कुल चरम बिंदु पर खड़ी हुई है और आपके जैसे प्रवक्ता हूं तो उसके विनाश को मुझे नहीं लगता कि कोई रोक सकता है। एक विषय, दूसरा विषय, अभिषेक जी मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगी कि जब मैंने एक शब्द कहा था आपसे, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, बहुत निपुण जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि हमारी मानसिकता किस तरह की। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सरकार में आने के लिए हम अभिषेक की चुनाव नहीं लड़ते, मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक सांस्कृतिक चेतना जो जागृत है, जिसमें दक्षिण भारत ऑलरेडी जागृत है, भाषा के नाम पर और व्यक्तिगत हितों को साथ के नाम पर वैसे नेताओं ने जिन्हें परिवारवाद को बढ़ाना था और व्यक्तिगत विकास करना था, उन्होंने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में एक भाषा के नाम पर विवाद पैदा किया, लंबे समय तक जो चलता रहा और जिसका फायदा कांग्रेस जैसे तुष्टीकरण करने वाले दलों ने उठाया। और आप देख रहे हैं कि मैंने कहा ना कि हम लोग को दो पार्टी से शुरू करने वाले लोग हैं, हम उनमें सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे, और ना हमारे नेता को प्रधानमंत्री बना दिया गया था इस कीमत पे कि देश का बंटवारा हो जाए। तो हम तो वो लोग हैं जिन्हें संघर्ष करना आता है। ठीक है, गोपाल जी रिप्लाई करना चाह रहे हैं। गोपाल जी रिप्लाई कर लीजिए, फिर मैं निपुण जी के पास जा रहा हूँ। जी अभिषेक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार और आप सभी लोग यहाँ वरिष्ठ हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं इनको एक अनुभव और जानकारी देता हूँ कि जो भारत के प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा का दुरुपयोग कर रहे हैं, चुने हुए सरकार झारखंड ऐसे छोटा स्टेट के सरकार को सीबीआई और ईडी का यूज करके निर्ममता से क्रश किया। आप साबित नहीं कर सके कि एक भी संपत्ति उनके पास में है। क्या इसको आप लोकतंत्र मानते हैं?
जब आप बहुत बड़े पद पर आसीन होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जानी चाहिए। जैसे हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉलेज, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को लाने के लिए बेंगलोर को हमने स्मार्ट सिटी बनाया, उसमें सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं करोड़ों युवा उत्तर भारत से भी काम किए, एक बहुत बड़ा स्मार्ट सिटी बनाया। कितना झूठ ये लोग बोलते हैं, कभी आपने सोचा? नहीं तो एक चीज गोपाल जी, इसमें मैं, आपने कहा कि अभी आप पटना से बोल रहे हैं, अभी आप पर कभी लाल बहादुर शास्त्री बैठते थे और गोपाल जी आप पटना, आपने कहा आप पटना से बोल रहे हैं सर, बिहार के किसी शहर को इस तरीके से विकसित कर दिए होते तो आप 10 साल में कर दिए होते। यही तो दुर्भाग्य है हमारे बिहार राज्य गवर्नमेंट की जनता ने आपको 40 पे 40 लोकसभा सीट दे दिया, जितना गुजरात से ज्यादा दे दिया। ठीक है सर। तो निपुण, पहले हुई होगी। मेरे सवाल को आप टाल गए गोपाल जी, मेरे सवाल को आप टाल गए। ठीक है, चलिए आते, निपुण जी आपके पास आ रहे हैं। अब देखिए एक चीज होती है, विपक्ष पे हमेशा एक ये आरोप लगता है कि आप मुद्दों की सियासत कीजिए, मुद्दे उठाइए, और मुद्दा उठाना, मैं निपुण जी से सवाल ले रहा हूं गोपाल जी, निपुण जी से। निपुण जी आप मुद्दे उठाइए, और दक्षिण के लिए कहा यह जाता है कि दक्षिण में सियासत सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की होती है, वहां ना धर्म की सियासत होती है ना जाति की सियासत होती है। जी देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, बड़ा अच्छा बोल रहे थे वो, लेकिन थोड़ा सा ना शब्दों की गरिमा और मर्यादा को ना तोड़कर अगर उसको अच्छे से बोलते, मुद्दों पर बात करते, तो आपको भी अच्छा लगता, मुझे लगता है, दर्शकों को भी अच्छा लगता। जब कोई भी विपक्ष स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए मजबूत विपक्ष की बात होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष चाहिए, वो भी वो जो एक अच्छे मुद्दों को बनाए, अच्छे मुद्दों को उठाए कि हमारे पास एक तरफ आप देखिए विपक्ष कह रहा है मोदी जी का दिमाग खराब हो चुका है, मोदी जी हो चुके हैं। दूसरी ओर रूलिंग पार्टी यानी कि मोदी प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं कि हम भारत को इतने सालों में भारत बना देंगे, इस बार 5 साल का कार्यकाल मिला तो हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना देंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि एक प्रोग्रेस माइंडसेट का जो भी मतदाता होगा वो किसको पसंद करेगा, एक नेगेटिव को या एक पॉजिटिविटी को। गोपाल कृष्ण जी यहाँ पर भी बैठकर वही नेगेटिविटी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि कांग्रेस अगर कुछ मुद्दों की बात करे और बार बार ईडी सीबीआई करने से फिर बात उठती है। जब कांग्रेस थी, जब इंदिरा गांधी जी का दौर था, तब तो न्यायपालिका तक को बोलने नहीं दिया। मैं बहुत सारे आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बता दूंगा, 39 यानी कि 39वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 42वां संविधान संशोधन था, मैं तमाम तरह की बातें आपको बता दूंगा। उसमें था संविधान का उल्लंघन, उसमें किया गया था सीधा सीधा चीटिंग। तो निपुण जी आपको लगता है कि विपक्ष ये अब भूल रहा है कि नरेंद्र मोदी अब वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो विशेष होकर के एक पद पे बैठे हुए हैं, और उस पद की गरिमा का आपको ख्याल रखना होगा, और अगर उस पर्सनल व्यक्ति को अगर आप जितना गाली दीजिएगा उसका विपरीत आपके जाएगा, और वही चीज होता हुआ दिख रहा है। देखिए मैं इसमें ये कहूंगा कि को आलोचना करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई, व्यक्तिगत आलोचना नहीं, आप उनके मुद्दों की आलोचना करें, मुद्दों जो उनकी योजनाएं हैं, अगर वो कोई योजना लेकर के आए हैं उसमें खामियां, आप उसकी आलोचना कीजिए, उसमें आलोचना होनी चाहिए, व्यक्ति की नहीं। मैं ये भी कहता हूँ शेख जी, देखिए क्या होता है ना, पॉलिटिक्स में जब हम चुनावी रैलियों में होते हैं तो व्यक्तिगत भी आरोप प्रतिरोध चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा शब्दों गरिमा का ध्यान हर किसी को रखना चाहिए। हम इसमें बहुत सुचिता की राजनीति, अब ये शास्त्री जी वाला दौर तो है नहीं कि भाई बहुत सुचिता की राजनीति, गांधी जी वाला दौर है कि बहुत अच्छी अच्छी भाषा का प्रयोग, लेकिन कम से कम एक शब्दों की गरिमा का ध्यान रखा जाए। बस मैं इतना जरूर कहूंगा, कांग्रेस से बार बार ये बात को कह रहा हूँ कि निगेटिविटी के साथ देश को पॉजिटिव भी दिखाइए। ठीक है निपुण जी, जरा तस्वीरें हम इस समय दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर है। देखिए मिशन दक्षिण की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय तेलंगाना पहुंच चुके हैं। तो दक्षिण को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री की पूरी है। संदीप जी, तस्वीरें तो लगातार हम दिखाते रहेंगे, लेकिन समझना आपसे यही चाहेंगे कि दक्षिण के 132 सीटों को अगर हम देख ले तो 132 सीटों में जो बीजेपी ने अपने लिए लक्ष्य रखा है कि 370 का, तो अगर दक्षिण की 132 में से 60 से 65 सीटें अगर नहीं जीतती है तो वो 370 का लक्ष्य इतना आसान नहीं होगा। अगर उत्तर भारत में वही परफॉर्मेंस जो 2019 में रहा है वो दोहराते हुए दक्षिण की 60-65 सीटें जीतते हैं तब ये होगा। ये होता दिख रहा है। अगर पर्टिकुलर सीटों की भी मैं बात आपसे समझूं तो बड़ा काम है, आसान नहीं है।
प्रूव किए हैं, ये पहले देखा है। ठीक है, आप ये देखिए, आप नोएडा में बैठे हैं, सारी सीटें जीत करके दिखाई, हरियाणा की सारी करके दिखाई, हिमाचल करके दिखाई, राजस्थान जीत करके दिखाई, और स्टेट में लगभग क्या। तो अगर यहाँ पर ये पोस्टल है तो ऐसा नहीं है, आप करने की जरूरत है, वहाँ जरूरत है, लोगों के साथ जरूरत है। और आपने देखा है चालू प्रधानमंत्री को आता है कि लोगों के साथ लोग में उतरना है, तो बातों से भाग करना है। और अब तक मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी नहीं की, सबसे बड़ा कारण ये था, एक तो अंग्रेजी पर एक बीजेपी पहले पर भारत को वोट करना चाहती, यहाँ पे लैंग्वेज का, लेकिन अब ये मत बता है अपने लगता है कि ये अपने मिशन काफी हद तक। ठीक है संदीप जी। गोपाल कृष्ण जी, आपसे अब यही समझना चाहेंगे, देखिए मुद्दों पर अगर आप रहेंगे तो जनता भी आपके साथ खड़ी होगी, लेकिन अगर पर्टिकुलर नरेंद्र मोदी या किसी एक नेता को व्यक्तिगत तौर पे अगर टारगेट करेंगे तो फिर आपको लगता है कि उसका फल आपको मिलेगा। आप मुद्दों पे आइए ना, बीजेपी की जो नीतियां हैं, बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं, उसको लेकर के आप सड़क पे आइए। बिल्कुल आपने सही कहा विजय जी। हम आप लोग के साथ डिबेट में आके हम सीखते हैं और अपने पॉइंट को हम पार्टी तक पहुंचाने में हम हिचक नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि हम लोग सबसे पहले सबसे ऊपर इस भारत के नागरिक। आज आप लोग ईमानदारी से सोचिएगा कभी कि भारत में एनआरसी चल रहा है। हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा किया, सौभाग्य से मैं उसमें 1 महीने था केरल और कर्नाटक में, और अभी न्याय यात्रा में भी बिहार में ज्वाइन किया था मैंने। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी बता रहा है, रोजगार बता रहा है। कल का आप गांधी मैदान में गली सुन लीजिए, सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी बता रहे हैं, रोजगार बता रहे हैं। और जो बहुत बड़ी आबादी है, जो नीचे तबके की आबादी है, जो वंचित रह चुकी है, उसको योगदान को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो यही मुद्दे लेकर के कल देखिए वापस आप उसी पिच पे आ गए। आपने ये कह दिया कि लालू यादव ने ये कह दिया कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। अब ये नहीं, तो फिर आप तो उसी ग्राउंड पे आ गए ना। आप ये कैसे, नहीं वही तो, क्या जरूरत है सर, इस उदाहरण की जरूरत कहां आती है? वो व्यक्ति विशेष हो गया, फिर आप उनकी मां को ले आए जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी मां को ले आए, तो आपको लगता है कि ये चीजों पे जनता वोट करेगी आपको? बिल्कुल करेगी, इसीलिए गांधी मैदान भर गया था, इसीलिए छात्र लोगों ने भर दिया। देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज मीडिया नहीं है, जनता है। ये हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। सर मीडिया नहीं है, नेता भी जनता के दम पे ही है, नेता भी जनता के दम पे है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये आपको स्वीकार करके चलना पड़ेगा। नहीं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन असम में कई लोगों ने क्या किया है मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो दिख रहा है आपको, जो शब्दों की बात निपुण जी जिसका जिक्र लगातार कह रहे हैं कि आप शब्दों को ऐसा रखिए। प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री है, एक कुर्सी पे बैठे, देश की सर्वोच्च कुर्सी जो है उस पे बैठे हैं आप। बिल्कुल, और आप अगर उनकी मां को लेके आएंगे, उनके जाति को, उनके धर्म को लेकर के आएंगे, तो फिर कैसे होगा? आप उनकी योजना को लाइए ना कि हाँ उज्ज्वला योजना में ये हुआ। हाँ, वो एग्जाम्पल दिया गया कि जो हमेशा सनातनी कहते हैं और टीका लगवाते हुए फोटो खींचते हैं, ये कितनी बड़ी बात है। जबकि माता के देहांत होने पर, प्रवास होने पर आपने जो नॉर्मल रिचुअल होता है, दाढ़ी बनाना और मुंह बनाना और बाल बनाना, आपने मिनिमम चीज नहीं, आप तो बिहार के लहजे में कहें तो आपने छुटका तक नहीं उतारा। कितनी बड़ी बात होती है। लेकिन ठीक है, उन्होंने एक छोटे से एग्जाम्पल दिया, लेकिन सारा बात जो थे, माननीय राहुल गांधी जी वहां थे, माननीय खड़गे जी वहां थे, तेजस्वी यादव जी वहां थे, अखिलेश यादव जी थे, सबों ने एक ही लाइन बोला कि जिस तरह से आप युवा को बेरोजगार कर रहे हैं, ये भारत के इस नीति के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। हम लोग ने इस बात की कभी नहीं किया कि आपने 2 करोड़ रोजगार। ठीक है गोपाल जी, आता हूं फिर से आपके पास। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मैं अनामिका जी से ये सवाल का जवाब भी लेता हूं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं बीजेपी के मिशन दक्षिण की।
हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है। एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। अनामिका जी, आपके पास आते हैं। देखिए, बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा विपक्ष की पार्टियों को उसी पिच पर ले आती है जिस पिच पे बीजेपी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, और वैसा दक्षिण में कर पाना क्या लग रहा है कि संभव हो पाएगा? अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी पिच को तैयार करती है, उस पर अपने हिसाब से काम करती है और परिश्रम करती है। मैंने कहा कि विचारधारा विहीन, नेतृत्व विहीन और किसी भी देश के विषय में सोचने से विहीन जो सोच है विपक्ष की, तो वो स्वतः ही वैसी पिच पर आ जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, हम नहीं लाते, वो स्वतः ही आ जाते हैं। जो राम भगवान के अस्तित्व से इनकार करते हैं, उसके लिए हमने नहीं कहा था कि आप 24 बच्चे खड़े करिए। जो राम सेतु को चुनौती देते हैं, वो हम नहीं कहते। लालू जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हिंदू ही नहीं, इससे हास्यप्रद क्या हो सकता है? कम से कम एक बात कही गई, नानाजी देशमुख जी एक बात कहा करते थे कि आप जिसे नापसंद भी करते हैं, कम से कम उसके विषय में धारणा अच्छी बनाइए, बोलिए सही जो उसके बारे में सही हो, ताकि आपकी विश्वसनीयता रहे। तो नरेंद्र मोदी जी का अपमान करते करते इस स्तर पर उतर आना कि उन्हें मानसिक दिवालिया कहें, उन्हें हिंदू ना कहें, इससे हमारा नुकसान नहीं हो रहा है अभिषेक जी, इससे विपक्ष का नुकसान हो रहा है, और इसका खामियाजा वो आने वाले समय में भुगतेगा। और भारतीय जनता पार्टी में बहुत दृढ़ता से इस बात को कहना चाहती हूँ, हम 1, 2, 5, 10 साल के लिए शासन करने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्र निर्माण की राजनीति कर रहे हैं। और भू सांस्कृतिक बात के धरातल पर स्पष्ट करना चाहती हूँ, भारतीय संस्कृति के वाहक बनकर संस्कृति को सर्वोच्च स्तर पर ले जाकर विश्व गुरु बनने की तैयारी करें। तो दक्षिण की 132 में से कितना टारगेट, क्योंकि देख 132 में से कितना पूरा होता दिख रहा है? 132 सीटें दक्षिण की है, क्योंकि विश्वास है दक्षिण भारत का, विपुल जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया, दक्षिण भारत की जागरूक, चेतन और सनातन प्रेमी राष्ट्रवादी जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगी। और एक समय जो हमारे प्रवक्ता बैठकर बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद इससे भी ज्यादा अच्छे शब्दों का बौखलाहट का वो स्तर होगा कि इन्हें उपयोग करना पड़ेगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ दक्षिण भारत की जनता खड़ी रहेगी अभिषेक जी, इसका मुझे पूर्ण रूप में यकीन है, क्योंकि एक समय तो हम मध्य प्रदेश में भी नहीं थे, उत्तर प्रदेश में भी नहीं थे, हम राजस्थान में, हम कहीं भी नहीं, हम तेलंगाना में भी आए तो किस तरह से भाषा में बांटा हुआ है, कम्युनिस्ट ने जिस तरह से दिग्भ्रमित किया हुआ है वहां की जनता को, जिस तरह से इस्लामिक तुष्टीकरण के नाम पर ये क्या बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी, या तो ये हमारे ऊपर हिंदू मुस्लिम का आरोप लगाते हैं। हम तो दृढ़ता से कहते हैं, हम तो स्पष्टता से कहते हैं कि हम राम मंदिर की बात करते हैं, हम हिंदू बहुसंख्यक की बात करते हैं और हम करेंगे। हमारी बात करने ना कोई सऊदी अरब से आएगा, ना ब्रिटेन से आएगा, ना जर्मनी से आएगा। क्या ये स्वीकार करते हैं, क्या ये स्वीकार करते हैं कि इस्लामिक तुष्टीकरण के नाम पर ये कश्मीर का क्या हाल करते हैं? क्या ये स्वीकार करते हैं कि वक्फ को इतना ताकतवर बनाते हैं कि उसके पास देश की आर्मी से भी ज्यादा शक्ति है? क्या इसको स्वीकार करते हैं? हम स्वीकार करते हैं। हम हिंदू की बात करेंगे, हम दक्षिण भारत में भी हिंदू की बात करेंगे, हम सनातन की बात करेंगे, और हम एकता की बात भी करेंगे, हम उज्ज्वला की बात भी करेंगे, क्योंकि हमारे लिए अंत्योदय का अर्थ। आप देखिए, अगर आपने अभी दिल्ली का भी विधानसभा का जो दिखा रहे थे अभिषेक जी, उसमें आपने गौर किया, जो धार्मिक होने से और हिंदू होने से इनकार करते थे, उनकी विधायक अपने भाषण में 10 बार भगवान राम का नाम, ठीक है, वो राम राज्य की बात कर रहे हैं। ठीक है अनामिका जी और गोपाल जी, ठीक है। निपुण जी, अब जल्दी से आपके पास आ रहे हैं, समझना ये चाहेंगे कि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि हमेशा चुनाव के लिए तैयार होती है, और साथ ही साथ जो ग्राउंड तैयार करती है बीजेपी, उस ग्राउंड पे विपक्ष को कैसे खींच करके ले आना है, बीजेपी शायद ये ना जानती हो, लेकिन विपक्ष जानता है कि चलो इसी ग्राउंड पे हम चलते हैं, और वहीं आकर के वो हिट विकेट हो जाते हैं। देखिए, ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण क्या है, बीजेपी का ये कह देना आपके पास 400 पार, इसका मतलब ये तो निश्चित हो गया कि बीजेपी जीतने वाली है। बात ये है कि 273 प्लस आएंगी या 400 पार जाएगी। अब विपक्ष इसी बात में लगा हुआ है कि 400 आने वाली नहीं, 400 आने वाली नहीं है, यानी कि ये तो निश्चित है कि बीजेपी जीतने वाली है। तो बीजेपी ने एकदम से क्या किया, गोल शिफ्ट किया और दे दिया कि भाई उस गोल को खेलते रहो। तो बात यहाँ पर क्या था ना, विपक्ष को कहना चाहिए था 400 कहां से, जीतने वाले नहीं है, 200 आने वाले नहीं है, 200 आने वाले नहीं है, ऐसे बोलना चाहिए था। पूरा का पूरा विपक्ष को उठा के रख दिया कि 400 पार। अब सब लोग यही बोल रहे हैं 400 पार। जनता मैसेज क्या जा रहा है कि बीजेपी जीतने वाली है, विपक्ष हारने वाला है। ये जो मैसेज है बीजेपी का, बहुत क्लियर एजेंडे से उन्होंने काम किया। मैं ये नहीं मानता कि 400 सीटें आएंगी, मैं मान के चलता हूँ आवश्यकता ही क्या सर, 275 सीटें आ जाए बीजेपी तो उसमें भी खुश हो जाएगी, सरकार रिपीट तो होगी।
तो अब ये ग्राउंड पे ला करके विपक्ष को उसी पे अभी बल्लेबाजी और बॉलिंग चल रही है। देखना अहम होगा कि आगे किस तरीके से ये चीजें बढ़ती है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।